हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी पढ़ने वाले हैं। तो डाल्टन की ये जो एटॉमिक थियरी है इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो ड्रॉबैक भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग थियरी पढ़ेंगे कि उस थियरी में क्या है। अब देखिए, डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कुछ सिंबल भी दिए थे जो कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ये वाला सिंबल दिया था, ठीक है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ये वाला सिंबल दिया था, दिस इज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे उन्होंने अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल दिए थे, किसने, डाल्टन ने। और उन्होंने अपनी एटॉमिक थियरी दी कि एटम कैसा हो सकता है। देखिए, अब ये जो एटॉमिक थियरी है ये उस टाइम पर दी गई थी, यानी कि उस टाइम पे इतना कुछ तो हुआ नहीं था। सो इन्होंने अपनी एटॉमिक थियरी कैसे दी, इन्होंने अपनी एटॉमिक थियरी आजू बाजू थोड़ा बहुत देख करके दी, ठीक है। जैसे कि हमारे जो महर्षि कणाद हैं उन्होंने बता दिया था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको परमाणु बोलते हैं। इन्होंने भी वही बोला कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और इनका जो थियरी था वो पूरी तरीके से सही नहीं था, उस टाइम पर दिया था। फिर आगे जैसे जैसे और खोज होती गई सो उससे हम लोग को पता चला कि जो इनका थियरी था वो पूरी तरीके से सही नहीं था। सो सबसे पहले तो हम लोग इनका थियरी पढ़ लेते हैं। टोटल उसके 6 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। टोटल 6 पोस्टुलेट्स हैं और उनके ड्रॉबैक्स भी हम लोग को पढ़ने हैं कि उनमें क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या कमियां थी, ठीक है। सो पहले हम लोग 6 पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। आ जाइए। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं वो इसके कुछ देर बाद। पहले हम लोग इन 3 पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अब देखिए, आप अगर मेरे साथ इस लेक्चर में यहाँ तक आए हैं सो इसमें हम लोग जितने भी पॉइंट लिखेंगे लगभग वो 6 पोस्टुलेट्स आप सबको पहले से ही मालूम है, क्योंकि वो सब हम लोग छोटा छोटा करके पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। उसको एक बार अलग से कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो वही है जो हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। समझ में आया? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि जितने भी मैटर हम लोग को आसपास दिख रहा है, मैटर मतलब क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, ठीक है। सो कुछ भी जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरता हो। अब मास होगा तो जगह तो घेरेगा ही। सो जो अपना मैटर बना होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और उस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, उस छोटे छोटे पार्टिकल को बोलते हैं एटम। समझ में आया कि जो अपना मैटर बना होता है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, बहुत ज्यादा ही छोटे पार्टिकल से बना होता है और उस छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। अब एक बात और देखिए कि विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं बहुत छोटे छोटे से। कैसा छोटे छोटे से, जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों को एक पत्थर दिया, क्या दिया, मान लो एक स्टोन दिया और मैंने आप लोग को बोला कि आपको इस स्टोन को डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में आप लोग कर सकते हो, मुझे इस स्टोन का छोटा से छोटा पार्ट देना। सो इस स्टोन का जब हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हम लोग को ऐसा ऐसा छोटे छोटे पार्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे इससे भी छोटे पार्टिकल चाहिए। सो आप लोग ऐसे ऐसे दोगे, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे इससे भी छोटा पार्टिकल चाहिए। सो लास्ट में जाकर के ऐसे डिवाइड करते 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 एक ऐसा समय आएगा जब इस मैटर को मैं और डिवाइड नहीं कर पाऊंगा और लास्ट में जो बचेगा वही बचेगा अपना एटम। वही क्या बचेगा, अपना एटम। सो मैटर को हम लोग डिवाइड करते जाएं, फिर एक ऐसा समय आए कि जब हम लोग उसको और डिवाइड नहीं कर पाए, जो कि एक बहुत छोटा पार्टिकल हो मैटर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एटम। अब ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखो, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms are indivisible यानी कि जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। indivisible, अरे देखो, indivisible, इसको इनको हटा दो, पहले सिर्फ डिविजिबल देखो। डिविजिबल मतलब क्या, जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने ये
मार्क कर लिया, सो मैं उसको ऐसा तोड़ करके अगर डिवाइड कर सकता हूं सो ये डिविजिबल है, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता हूं सो मैं उसको इनडिविजिबल बोलूंगा। अब जैसे मैंने इन लगा दिया, इनडिविजिबल यानी कि इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, सो यहां पर लिखा है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल्स यानी कि हम लोग उनको डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट भी नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हम लोग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं वो तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। सो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट भी नहीं हो सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते। ये इनका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, आइडेंटिकल का मतलब है सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट बोला मतलब देखो इसको समझो, जैसे अगर मैंने यहां पर H2 लिखा है, क्या लिखा है, H2 लिखा है। अब H2 का मतलब मेरे को पता है कि हाइड्रोजन है, आपको भी पता है कि हाइड्रोजन है। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, यहां पर कौन से एलिमेंट का एटम दिया है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने एटम दिए हैं, 2 एटम दिए हैं। सो इसमें जो हाइड्रोजन के एटम दिए हैं ना, यही तो है वो दोनों हाइड्रोजन। सो इसमें ये जो हाइड्रोजन के जो 2 एटम दिए हैं वो आइडेंटिकल है। किस में आइडेंटिकल है, इन मास में। इन मास में यानी कि अगर इस एक H का मास 1 U है तो इसका मास भी 1 U ही होगा। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा। हाँ, सो देखो इसका मास अगर 1 U है सो इसका मास भी 1 U होगा। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है सो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी वही होगी। इनका थर्ड पॉइंट यही था। जैसे अगर मैंने O2 भी लिख दिया है ना, O2 लिख दिया है, सो मेरे को पता है O2 किससे बना है, ऑक्सीजन के 2 एटम से बना है। एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। कितने एटम है, 2। सो मैंने उसको लिख दिया। अच्छा देखो यहां पर ये क्या है, इसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड मतलब एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, आप उसको इस तरीके से समझिए, और इसको हम लोग और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो ऑक्सीजन का ये जो एटम है इसका मास कितना होगा, इसका मास अगर 16 U है सो इसका मास भी 16 U ही होगा। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कंबशन में सपोर्ट करता है, सो इसकी भी प्रॉपर्टी वही होगी, ये भी कंबशन में सपोर्ट ही करेगा। यही इन्होंने बोला है कि किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। किस में आइडेंटिकल होते हैं, मास में आइडेंटिकल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होते हैं। ये तो हम लोग को पता ही था ना कि अगर मैंने O2 लिखा है और O2 में ऑक्सीजन ही तो है 2, तो जो इसका मास होगा वही इसका मास भी होगा। हाइड्रोजन लिखा है सो हाइड्रोजन में जो इसका मास है वही इसका मास भी होगा। अगर मैंने नाइट्रोजन लिखा है सो नाइट्रोजन में जो एक नाइट्रोजन का एटम का मास होगा वही दूसरे एटम का नाइट्रोजन का भी मास होगा। ये तो हम लोग को पता ही है ना, पता है कि नहीं है, हाँ पता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट के 3 पॉइंट देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अपने नेक्स्ट 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं ये वाला। देखिए ये वाला पॉइंट भी हम लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए। ये जो पॉइंट लिखा है ये सेम हमने जो थर्ड पॉइंट लिखा था उसका सेम ऑपोजिट है। कैसे, वहां पर हम लोगों ने लिखा, मतलब ये वाला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहां पर जब एलिमेंट ही डिफरेंट हो गए सो उनका मास भी डिफरेंट हो जाएगा और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगा ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब देखिए एलिमेंट्स डिफरेंट करो, एलिमेंट डिफरेंट करो यानी कि मान लो मैंने HCl लिया है। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सो HCl मैंने लिया है। अब HCl में 2 एटम, 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट हैं, पहले तो अपना हाइड्रोजन है और दूसरा अपना क्लोरीन है। सो 2 एटम है इसमें। अब इसका जो मास है क्या वो इसके मास के इक्वल होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों जो एलिमेंट है वही डिफरेंट है।
दोनों जो एलिमेंट हैं वही डिफरेंट एलिमेंट है, सो उसका मास भी तो डिफरेंट ही होगा। अरे जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, सो हाइड्रोजन का मास कितना होगा? हाइड्रोजन का मास होगा 1 U, और इसका क्लोरीन का मास होता है 35.5 U। सो आप लोग खुद ही देख लो कि यहाँ पर जैसे अपने एलिमेंट डिफरेंट हुए, सो उनका मास भी तो डिफरेंट हो गया। एलिमेंट डिफरेंट हुए सो उनका मास भी डिफरेंट हो गया। अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसके मान लो अगर मैंने H2O लिया है, H2O में कितने एलिमेंट हैं? 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो मास है वो हाइड्रोजन के मास से तो अलग ही है ना, क्योंकि दोनों एलिमेंट ही डिफरेंट हो गए। यानी कि जैसे ही एलिमेंट डिफरेंट हुए उनके मास भी डिफरेंट हो जाएंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। HCl और क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों की भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जैसे कि अगर मैंने NH3 लिखा, NH3 मतलब अमोनिया। अब नाइट्रोजन का जो मास है, क्या वो हाइड्रोजन का मास होगा? क्या नहीं ना। क्यों? क्योंकि दोनों के डिफरेंट एलिमेंट है ना। जब एलिमेंट ही डिफरेंट है सो उनका मास भी तो डिफरेंट ही होगा। समझ में आया? अगर सेम एलिमेंट है तो मास भी सेम। अगर O2 लिख दिया तो इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, मैं मानता हूं, तो उनका मास भी तो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां पर एलिमेंट ही सेम है। एलिमेंट सेम तो मास सेम। और यहां पर देख लो, यहां पर ये एलिमेंट ही 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए, सो उनका मास भी कैसा हो गया? उनका मास भी कैसा हो गया? डिफरेंट हो गया। समझ में आया कि अगर सेम एलिमेंट तो सेम मास, डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट मास। 5th वाला पॉइंट पढ़ो। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो, मतलब एटम्स कंबाइन तो होते हैं इन द रेशियो, किसके रेशियो में? ऑफ स्मॉल होल नंबर। होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं। होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होने का मतलब पता है? होल नंबर का मतलब पता है क्या? पहले तो वो बताओ। होल नंबर का पता है ना? हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है, और होल नंबर जो 0 से लेकर के शुरू होता है। ठीक है। सो वैसे ही होल नंबर अगर बोला, देखो इस वाले पॉइंट को समझना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। H2O लिए हैं, अगर मैंने H2O लिया तो H2O का अगर मैं रेशियो निकालूंगा उसके एटम के अकॉर्डिंग, सो यहां पर H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। और इनका रेशियो क्या हो गया? एटम्स का, एटम्स के रेशियो की बात कर रहा हूं। सो इनका रेशियो का कितना हो गया? 2:1 हो गया। सो अब देखो, जब भी मेरे को वाटर बनाना रहेगा, मैं हाइड्रोजन के 2 ही एलिमेंट लूंगा, सॉरी हाइड्रोजन के 2 ही एटम लूंगा। और जब भी मेरे को वाटर बनाना रहेगा तो ऑक्सीजन का 1 एटम लूंगा। सिंपल में बोले तो वाटर बनाने के लिए हर बार, चाहे से मैं किधर भी चले जाऊं, मैं इधर अमेरिका में चले जाऊं, चाहे जापान में चले जाऊं, चाहे चाइना में चले जाऊं, किधर भी चले जाऊं, मेरे को अगर वाटर बनाना है तो मेरे को हाइड्रोजन के 2 एटम चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए। समझ में आया कि इसका 2 एटम और इसका 1 एटम। मैं कभी ऐसा पार्शियल नहीं कर सकता कि मेरे को हाइड्रोजन आप लोग 1.5 एटम दे दो और ऑक्सीजन मेरे को 0.1 एटम दे दो, या तो चलो 0.3 एटम दे दो। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो पॉइंट में आ गया ना, ये तो रेशनल नंबर हो गए। बट हम लोग को रेशनल नंबर चाहिए ही नहीं, हम लोग को कैसे चाहिए? होल नंबर चाहिए। होल नंबर मतलब जो पॉइंट में ना है, यानी कि अगर मेरे को हाइड्रोजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, सो वो होल नंबर में होना चाहिए, यानी 2 में ही होगा, फिर 2.1 भी नहीं होगा, या तो 2.2 भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। समझे? तो वो कभी भी ऐसा पॉइंट में नहीं रहेगा, एक होल नंबर में रहेगा। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ऐसा, वो पूरा आगे इनफाइनाइट तक। समझ में आया कि वो हमेशा स्मॉल होल नंबर में चाहिए। अब ये वाला 6th वाला पढ़ो। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर मतलब कि आपस में कंपेयर करके, एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इन अ गिवन कंपाउंड यानी कि अगर मेरे को कोई कंपाउंड दिया है, H2O दिया है, सो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। ये हर बार कांस्टेंट रहेगा कि अगर मेरे को वाटर चाहिए तो हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो वो मतलब वाटर चाहिए तो हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए। ये हर बार कांस्टेंट रहेगा किसी कंपाउंड में। समझ में आया
किसी कंपाउंड में ये हर बार कांस्टेंट रहेगा कि मेरे को यही नंबर चाहिए। यही है डाल्टन के 6 पोस्टुलेट्स, जो कि आप लोग को आई होप समझ में आए होंगे। अगर इनमें से किसी भी पोस्टुलेट में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस वाले पॉइंट का हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने CO2 लिखा, सो CO2 में कार्बन के कितने एटम? 1 एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम? 2 एटम। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मेरे को CO2 में कार्बन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी कि कोई भी नंबर मेरे को सिंपल सा मिल सकता है, कोई भी चलेगा इसमें। तो ये किसी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वो सेम होते हैं। कि अगर मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कार्बन का 1 ही एटम होना चाहिए और ऑक्सीजन के 2 एटम होने चाहिए। समझ में आया कि ये टोटल 6 पोस्टुलेट्स कौन कौन से थे। इसका एग्जांपल और दूं, ये वाला पांचवें पॉइंट का एक और एग्जांपल ले लो। जिसको मान लो अगर मैंने NH3 लिखा है, सो NH3 में जो उसके एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, वो एटम्स कौन से रेशो में कंबाइन हो रहे हैं? एटम के रेशो की बात कर रहे हैं। सो एटम, इसके कितने एटम है? 1, और इसके कितने एटम है? 3। यानी कि इस NH3 में जो एटम्स का कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो 1:3 है। सो ये कभी भी 1.5:3.2 ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा कैसे चाहिए? होल नंबर में चाहिए। ये तो रेशनल नंबर हो गया ना, होल नंबर में चाहिए हम लोग को। होल नंबर ऐसा पॉइंट में नहीं रहता है, ठीक है। सो ये भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। आई होप आपको ये सारे 6 पोस्टुलेट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इनके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गलतियां थी, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के कुछ ड्रॉबैक्स लिखे हैं। ड्रॉबैक्स मतलब कि उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, उसमें क्या क्या गलतियां रह गई थी। अब देखिए गलतियां कहां से आ गई। सो उस टाइम पे उन्होंने जो जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे वो आजू बाजू एक्सपेरिमेंट करके दिए थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, सो उसके बाद और पता चला कि नहीं नहीं, एटम तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए उनके पोस्टुलेट्स थोड़े से गलत हो गए। इस आज जो जो नई नई खोज हुई उसकी वजह से, ठीक है। बेचारे को बहुत बुरा लगा होगा ना क्या कर सकते हैं। लेकिन तो चलिए इनके वही पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। एटम्स कैन बी, अब देखो इनका सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या था कि जो मैटर होता है वो एक सबसे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया था एटम, बरोबर। मैटर जो होता है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया एटम, और उससे छोटा कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा इनका कहना था। लेकिन जैसे ही खोज होती गई, इनका ये पॉइंट जो था वो गलत हो गया। कैसे? इसको पढ़ो। एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम फिर से हम लोगों ने मैटर को तोड़ते गए तो हम लोग का एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग फिर से उसको और ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा समय जब आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एटम। लेकिन बाद में जाकर के खोज हुई कि एटम से छोटे छोटे पार्टिकल्स भी एटम के अंदर ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? वो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो अपना प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक अपना इलेक्ट्रॉन होता है, और एक अपना न्यूट्रॉन होता है। सो टोटल ये तीन पार्टिकल हो गए। किसके? सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। पार्टिकल नहीं बोल सकते, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एटम तो है लेकिन एटम से भी छोटे, एटम के अंदर ही ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसको पढ़ेंगे कहां हम लोग? सो इसको हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस टाइम पे तो मैंने सिर्फ नाम बताया है, क्योंकि इनको पढ़ने के अलग से लेक्चर चाहिए। पूरा एक लेक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोग को पता चलेगा कि एटम एक्चुअल में कैसा दिखता है, ठीक है। एक्चुअल में कैसा दिखता है तो देखो, वो न्यूक्लियस होता है, फिर उसके आजू बाजू उसके ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। यही सब हम लोग अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे भैया। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम का चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। सो इसकी वजह से कि आगे जाकर के प्रोटॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो उनका वो जो पॉइंट था ना कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग एटम बोल सकते हैं, तो वैसा नहीं हुआ।
क्योंकि हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा ना, उन्होंने क्या बोला था, इंडिविजुअल होता है, इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल। सो इनडिविजिबल यानी कि हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग तो डिवाइड कर दिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में। सो उनका वो पॉइंट गलत हो गया। ये वाला पढ़ो, एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई एलिमेंट दिया है ना, सो उसका मास हर जगह सेम रहेगा। जैसे कि अगर मैंने हाइड्रोजन ले लिया ना, सो हाइड्रोजन का मास मैं चाहे इधर काउंट करूं, मतलब इधर मेजर करूं या चाइना में जाकर मेजर करूं, उसका मास सेम रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि आगे जाकर के आइसोटोप्स की खोज हुई। किसकी? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जो होते तो एक ही एलिमेंट के हैं, लेकिन उसके मास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे हम लोगों ने C12 सुना रहेगा, C13 सुना रहेगा और C14 सुना रहेगा। C12 यानी कि कार्बन 12, C13 यानी कि कार्बन 13, C14 यानी कि कार्बन 14। सो देखो ये है तो कार्बन ही, लेकिन इसका मास 12U है, इसका 13U है, इसका 14U है। समझ रहे हो? सो एटम जो अपना एलिमेंट है वो तो सेम ही है ना, जो अपना एलिमेंट है वो तो सेम ही है, सेम एलिमेंट है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन उनके मास तो डिफरेंट हो गए। ये तो 12 है, ये 13 है, ये 14 है, तो उनके मास तो डिफरेंट हो गए। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि उनके मास जो होते हैं, सेम एलिमेंट के मास सेम होते हैं, लेकिन आगे जाकर के पता चला कि सेम एलिमेंट के मास डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और आइसोटोप्स ये भी क्या होते हैं, इसको भी डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मासेस। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला था कि अगर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, सो इन दोनों का मास डिफरेंट रहेगा क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। लेकिन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मासेस, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनके मास भी सेम हो सकते हैं, उनके मास भी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। मतलब कि अगर मैंने दो एलिमेंट लिए हैं जो कि डिफरेंट है, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो भी उनके मास जो होते हैं वो सेम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। ठीक है, सो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये वाला देखो, इट कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये डाल्टन की एटॉमिक थियरी नहीं बता पाई, फेल हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा, मतलब पहले हम लोगों ने उनके सारे पोस्टुलेट्स पढ़े, फिर उन पोस्टुलेट्स में क्या क्या गलतियां थी वो पढ़ा। अब इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पॉइंट आपको ड्रॉबैक के तौर पे और अच्छे से कब समझ में आएंगे, जब हम लोग ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लेंगे, तब ये ड्रॉबैक्स तीनों और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप लोग को। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक जुड़ने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।